हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है बारूद स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम कालीबंगा सभ्यता को बहुत ही अच्छे से समझेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सभी प्रश्नों की हम व्याख्या सहित समझने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो पशु परिचर, रीड, बीएसटीसी, एलडीसी सेकंड ग्रेड, पीटीटी, एसआई भर्ती, राजस्थान में प्रक्रियाधीन जितनी भी भर्तियां उन सब में ये बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो संपूर्ण कालीबंगा सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे, प्लस यहाँ तक कि इससे बने हुए जो पहले क्वेश्चन है वो भी अपन लिए लेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए जल्दी से अपन टॉपिक पर चलते हैं। आज मैंने सोचा कि क्वेश्चन आंसर तो करते हैं, लेकिन मैंने इस बार विचार किया कि क्वेश्चन आंसर के पहले अपन उस टॉपिक की थोड़ी सी समझने की तैयार कोशिश करेंगे, उसकी रूपरेखा को अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद में अपन उस पर ही प्रश्न आंसर करेंगे, जिससे होगा क्या कि आपको कितना सीखा इस वीडियो के माध्यम से उसका हाथों हाथ ही वहाँ पे आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ज़्यादा कुछ और बात नहीं करेंगे और फटाफट अपन चालू करेंगे पढ़ाई को, है ना। कालीबंगा शब्द सभ्यता का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़िया, यानी काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। उसके बाद में जो कालीबंगा सभ्यता है वो सरस्वती नदी या अपन अभी गग्गर नदी के नाम से जानी जाती है उसके ही किनारे है। सर्वप्रथम इसकी खुदाई 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी, और 1961 से 1969 के बीच में ब्रजवासी लाल, बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा की गई थी, यानी बालकृष्ण थापर के द्वारा की गई थी। दोस्तों अच्छे से समझना है। और यहाँ पर सबसे पहले इस टीले की जो खोज की गई थी, वैसे यहाँ पर अमलानंद घोष है, लेकिन इसके बारे में जो अनुमान लगाया था वो टेस्सी टोरी ने लगाया था। किसने? टेस्सी टोरी ने लगाया था, टेस्सी टोरी। तो ये ध्यान में रखना है कि इससे संबंधित, कालीबंगा से संबंधित कौन सा टेस्सी टोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक सैंधव सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी कालीन सभ्यता है, सिंधु कालीन सभ्यता है। ठीक है, सैंधव सभ्यता से भी प्राचीन, प्राक यानी कि उससे भी पहले की हड़प्पा युगीन सभ्यता है, यानी सिंधु सभ्यता से भी पहले की है ये कालीबंगा सभ्यता। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं के समकक्ष है, विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यता उसके समानांतर है ये। इसकी नगर योजना सिंधु घाटी नगर योजना के समान थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का भी भाग माना जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मकानों से पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर मकानों से पानी निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का प्रयोग किया गया। तो ये ध्यान में रखना कि विश्व की सबसे प्राचीनतम लकड़ी की नालियों का जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो वो कालीबंगा सभ्यता ही है। तो ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। पहली बात, यहाँ पर पत्थर के अभाव के कारण जो दीवारें हैं वो कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। तो प्रश्न आ जाए कि यहाँ के जो मकान है वो किससे बने थे, तो कच्ची ईंटों से बने थे। इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता है, इस ये जो कच्ची ईंटें थी उनको मिट्टी से जोड़ा जाता था। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ संभवतः ये जो मिट्टी की ये जो ईंटें थी उनको धूप में ही सुखाया जाता था, क्योंकि ये पकी हुई नहीं थी, ये कच्ची थी, इसलिए धूप में सुखाते थे इनको। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियाँ तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। ये वहाँ की विशेषता थी कि एक तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियाँ थी तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग ये माने जाते हैं। कालीबंगा से पानी की निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। कालीबंगा से पानी की निकासी के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। दोस्तों मैं ये आपको जो-जो चीज़ें बता रहा हूँ इस पर आप गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि प्रश्न इन्हीं लाइनों से बनेंगे और घुमा-फिरा के बनेंगे। बस अपन को आना चाहिए। कालीबंगा में जो कृषि किस प्रकार से की जाती थी, उस पर देखते हैं कि पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल से, यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता से, एक तो प्राक हड़प्पा कालीन और हड़प्पा कालीन 2 भागों में ये बँटा हुआ मिला है। जिसमें से जो पूर्व हड़प्पा कालीन यानी प्राक हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, ये दोहरा जुता हुआ खेत मिला था, ये ध्यान में रखना, ठीक है? तो दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले जो संसार में प्राचीनतम है। ये कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले जो कि पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से मिले, ये ध्यान में रखना। इसके बाद में ये दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ था, ये भी आपको याद में रखना है।
ताम्र से बने हुए कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक थे। यानी कि यहाँ की जो आर्थिक उन्नति की अगर अपन बात की जाए तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर तांबे के बने हुए कृषि औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि तांबे के औजार व मूर्तियाँ भी यहाँ से मिली है। कालीबंगा में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में तांबे धातु से निर्मित औजार, हथियार, मूर्तियाँ मिली हैं, जो यह प्रकट करती है कि मानव जो है वो प्रस्तर युग यानी कि पाषाण काल से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। उस समय कि मानव जो है वो पाषाण काल से ताम्र युग में प्रवेश कर चुका था। वहाँ की जो तांबे के अवशेष मिले, औजार मिले, हथियार मिले उससे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर ये आगे बढ़ते हैं कि इसमें मिली तांबे की काली चूड़ियाँ, जो ये वहाँ पर तांबे की काली चूड़ियाँ मिली थी, किसकी मिली थी? जो काली चूड़ियाँ थी वो किसकी थी? तांबे की थी। ये ध्यान में रखना है, क्या पता प्रश्न घुमा फिरा के आ जाए। तो ये जो तांबे की जो काली चूड़ियाँ थी उसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? कालीबंगा कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, वहाँ की मोहरों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि कालीबंगा से सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी पर बनी मोहरें मिली है। मिट्टी पर बनी मोहरें मिली है, जिन पर वृषभ व अन्य पशुओं के चित्र व तुरंग लिपि में अंकित लेख मिले हैं। यहाँ पर अगर लिपि पूछ जाए तो ध्यान में रखना कि त्रुधव लिपि से अंकित लेख मिले हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। वह लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की तरफ। तो आपको ध्यान में रखना है वो यहाँ से स्टार्ट करके इस तरफ लिखे, यानी उल्टा लिखते थे। अभी के हिसाब से अपन किस तरह से लिखते, बाएं से दाएं लिखते थे, लेकिन वहां पर जो लिपि लिखी गई है वह दाएं से बाएं की तरफ लिखी गई है। नेक्स्ट पेज पर जाना है, लिपि की बात करते हैं कि यहाँ से प्राप्त जो मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर लिपि अंकित पाई गई है। लिपि की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई, ऐसा प्रश्न आ जाता है तो यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन है वहां पर और यहाँ की जो मोहर है उससे लिपि की जानकारी प्राप्त हुई। और यह जो थी वो लिपि कौन सी, सैंधव लिपि से मिलती हुई लिपि थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि ये लिपि वहाँ की जो लिपि थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई थी वो पढ़ी नहीं जा सकी थी। कौन सी लिपि थी? तो तुरधंग लिपि थी, तुर्धव लिपि थी, और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। नेक्स्ट पेज पर जाना है कि वहां से जैसे धर्म से संबंधित जो अवशेष प्राप्त हुए उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांति कालीबंगा में मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली है। मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में जो जिस प्रकार से मतलब कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की में मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली है, उसी प्रकार से कालीबंगा में भी नहीं मिली है। और इसके स्थान पर आयताकार, वर्तुलाकार व अंडाकार अग्निवेदिकाएं तथा बेल, बारहसिंगे की हड्डियां प्रकट हुई है, प्राप्त हुई है। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे देखते हैं तो यहाँ का मानव यज्ञ में पशु बलि भी देता था। यहाँ का जो मानव जो था वो पशु बलि यज्ञ में वहां पर पशु बलि दी जाती थी। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर कितने समाधियाँ मिली है? तो 3 प्रकार की समाधियाँ मिली है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, 3 प्रकार की समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, या समाधि कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की समाधि प्राप्त हुई है। उसके बाद में प्रश्न स्टार्ट होते हैं यहाँ के अपने कि राजस्थान में किस सभ्यता से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इसको वीडियो को रोक कर आप अपने से पहले इसका उत्तर देने की कोशिश करें, फिर मिलान करके देखना क्या अपना उत्तर सही है या गलत है। और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि और मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो राजस्थान का वह सभ्यता स्थल जहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। तो प्राक हड़प्पा से अवशेष कहाँ से मिले? कालीबंगा से। प्राक हड़प्पा का तात्पर्य यही है कि हड़प्पा काल से भी पहले के। और आपको ध्यान में रखना है ये कितने स्तरों में जो इसकी खुदाई हुई, तो 5 स्तरों में खुदाई, जिसमें से प्रथम के 2 हैं वो प्राक हड़प्पा काल से मिले हैं, और बाकी के जो 3 हैं वह हड़प्पाकालीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर जाएंगे कि एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से छिद्र अर्थात मस्तिष्क शोधन शल्य चिकित्सा के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कि यहाँ पर जो है वो मस्तिष्क छेद में किया गया है, माथे पर एक छेद किया गया है, जिससे ये पता चला है कि वहाँ पर मतलब कि बच्चे को ट्यूमर था कि खोपड़ी को वहाँ पर शल्य चिकित्सा के द्वारा खोला गया और उसका ऑपरेशन किया गया। यह प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना है।
आप जानते हैं आहट जो है अक्षय कीर्ति व्यास से है, गणेश्वर जो है वो नीम का थाना से है और बेराट जो है वो जयपुर में है। ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन क्या है वो आप पढ़ने की कोशिश करो कि कालीबंगा सभ्यता से अंडाकार कब्र के अवशेष मिले हैं। बिल्कुल यहाँ से अंडाकार कब्र के अवशेष मिले हैं। यहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा में कलश शवादान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या कालीबंगा में मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा में मंदिर के अवशेष तो प्राप्त हुए ही नहीं हैं। कालीबंगा से मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए ही नहीं। यहाँ तक कि यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति तक के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, ये ध्यान में रखना है। ठीक है? इस हिसाब से आप ये भी कह सकते हो कि कालीबंगा सभ्यता है वो पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है? उसके बाद में अपन ने बात करी थी कि यहाँ पर जो मोहरें प्राप्त हुई वो कहाँ कैसी किस प्रकार की है? बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई। और यहाँ की जो लिपि की जानकारी मिलती है वो भी इन मोहरों के द्वारा ही प्राप्त होती है। यहाँ पर जो कब्र की बात की गई थी, अपन ने शवादान की बात की, 3 प्रकार की थी जिसमें से एक तो अंडाकार हो जाती है और एक कलश शवादान हुआ था। अब तीसरा कौन-सा है उसको भी अपन आगे देखेंगे कि राजस्थान की किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर कालीबंगा में जो है वो अपन कह सकते हैं कि प्रसाधन सौंदर्य के भी साधन प्राप्त हुए हैं। जैसे कि मिट्टी के हार प्राप्त हुए हैं, उसके बाद में काँच के ऐसे दर्पण की तरह दिखने वाले कुछ अवशेष मिले हैं। उसके बाद में यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन के अन्य साधन भी प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से? कालीबंगा से हुए हैं, ये ध्यान में रखना है। कालीबंगा कौन-सी भाषा कालीबंगा जो है शब्द, ये कौन-सी भाषा का है? कालीबंगा, तो काली का मतलब होता है काले रंग की, बंगा का मतलब होता है चूड़िया। ये जो बंगा है वो कौन-सी भाषा का है? तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। कौन-सी भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है, ये ध्यान में रखना है आपको। भूकंप व तंदूर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो भूकंप व तंदूर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। भूकंप व तंदूर के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो उसके नष्ट होने के कारण भूकंप के अवशेष हैं, वहाँ की जो दीवारें वहाँ पर दरारें प्राप्त हुई उससे एक अनुमान लगाया गया है। और दूसरी बात ये भी मानते हैं कि वहाँ का जो घग्गर नदी का पानी है वो सूख गया था। उस वजह से वहाँ पर प्राचीन सरस्वती नदी थी जो कि वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है अपने, वो उसका पानी तक सूख गया था, तो वहाँ के जो लोग हैं वो पलायन कर गए वहाँ से, ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर जाएँगे कि राजस्थान की किस सभ्यता से अंडाकार कब्र के अवशेष मिले हैं, जिसे चिरायु कब्र भी कहते हैं। अंडाकार कब्र को ही चिरायु कब्र के नाम से जाना जाता है, जो कि कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे अब कि कालीबंगा सभ्यता से कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा सभ्यता से 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है, ये ध्यान में रखना। जो हवन की अग्नि वेदिका है वो कितनी प्राप्त हुई है? तो 7 प्राप्त हुई है। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? तो मैंने आपको कहा था, किसने के बारे में बात की थी अपन ने? दशरथ शर्मा के बारे में बात की थी। दशरथ शर्मा ने उनको कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे अब। कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो कालीबंगा सभ्यता का जो विकास है वह प्राचीन सरस्वती और वर्तमान घग्गर नदी के किनारे हुआ है। क कहाँ पर? घग्गर नदी के किनारे हुआ है, प्राचीन सरस्वती और घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? कालीबंगा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो ये घग्गर नदी के किनारे हुआ है। तो दोस्तों मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट आए, क्योंकि इससे आप आराम से सुन सको और आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है? तो आप कोशिश करना, आप भी थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा देखने की और शेयर करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। मेरी ये जो कोशिशें हैं वह कारगर साबित हो ऐसा मुझे लगना चाहिए और आपका प्यार बना रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई? तो ये ध्यान में रखना कब हुई? 1952-53 में ही, लेकिन आपको ध्यान में रखना 1952 आप इसमें आप कर सकते हो। और दोस्तों यही जो 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये ध्यान में रखना। इसकी खुदाई की बात आए तो 1961 से लगा करके 1969 तक की ये खोज की गई, खुदाई की गई थी, ये अच्छे से याद रखना है अपने बीके लाल और बीके थापड़ के द्वारा, ठीक है? बीबी लाल और बीके थापड़ के द्वारा की गई थी, ठीक है? और एक एके घोष भी थे, एके घोष भी इसमें थे, जो कि आप अच्छे से जानते हो एके घोष का तात्पर्य है अमलानंद घोष है, ठीक है? तो ये अच्छे से याद में रखना है। उसके बाद में आपको मैं थोड़ी-सी जानकारी और दे दूँ कि यहाँ पर जो कालीबंगा सभ्यता उसके बारे में सीएफ ओल्डन ने ये बताया कि ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये कहा कि घग्गर नदी जो है वह
यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में बहने वाली जो सरस्वती नदी, ध्वजवती नदी थी, उसी का ही हिस्सा है, ठीक है? और उसी का ही भाग है, ये ध्यान में रखना है। उन्होंने कहा, किसने कहा था? तो C.F. ओल्डन ने कहा था। C.F. ओल्डन ने कहा है ये, ओल्डन के द्वारा कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक अवशेष है कालीबंगा सभ्यता, और ये घग्गर नदी के किनारे है, और इसी के पास में पीलीबंगा भी यहाँ पर है। तो ये अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर जैसे पुरातत्व सामग्रियों में अगर देखा जाए, तो यहाँ पर उत्खनन में यहाँ पर बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें से तांबे की मूर्तियाँ, औजार मिले हैं। ये ध्यान में रखना। यहाँ पर जैसे कि काले रंग की चूड़ियाँ तांबे की मिली है, ये अच्छे से याद में रखना है। उसमें बाद में यहाँ पर जो सिंधी भाषा में ही बंगा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चूड़ियाँ, ये अच्छे से आपको याद में रखना है। इसके बाद में यहाँ की जो लिपि का जो ज्ञात होता है, वो मोहरों के द्वारा होता है, ये अपन को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है? यहाँ पर कि कौन से पशुओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो वृषभ और वृषभ की मूर्ति यहाँ पर जैसे कि उसका जो चित्र है, वो अंकित किया हुआ मिलता है मोहरों पर, ये अच्छे से आपको याद में रखना है, ठीक है? भूलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलो, आप जब पढ़ रहे हो तब कोई ना कोई और भी पढ़ रहा है, और आप जब नहीं पढ़ रहे हो तब भी कोई ना कोई पढ़ रहा है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, और जिस दिन वो व्यक्ति आपसे मिलेगा तब वो आपसे आगे निकल जाएगा, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता से ही तोलने के बाट भी प्राप्त हुए हैं। तोलने के बाट कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है क्या? मैं लिख देता हूँ बाट, ताकि आपको याद में रह जाए, अगर स्क्रीनशॉट भी लेते हो तो। बाट मिले हैं यहाँ से, ठीक है? ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो बाट मिले, वो पत्थर से बने हुए मिले थे। किससे? पत्थर से बने हुए बाट मिले हैं, ठीक है? उसके बाद में तराजू के माध्यम से इसको जो जो बाट था, उसको तराजू के माध्यम से उसको उपयोग में लाया जाता था। ये अपन सब अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर बर्तन की बात की जाए, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिस पर चित्रांकन भी किया हुआ है। यह प्रकट करता है कि बर्तन बनाने हेतु चारू का उपयोग किया जाने लगा था। किसका? चारू का उपयोग किया जाने लगा था उस समय। ये जो बर्तन है वो बताते हैं, और यहाँ के जो बर्तन है वो चित्रांकन से कलात्मक प्रवृत्ति तक का वो व्यक्त करते हैं कि यहाँ पर चित्रांकन वगैरह वहाँ पर किया जाता था। उसके बाद में आभूषणों की बात की जाती है, जैसे अपन ने बात करी सौंदर्य प्रसाधन की, तो वहाँ पर अनेक प्रकार की स्त्री व पुरुषों द्वारा प्रयुक्त होने वाले काँच के सीप, शंख, गोगो आदि से निर्मित आभूषण वहाँ पर प्राप्त हुए, जैसे कंगन, चूड़ियाँ। ये अब देखो, कालीबंगा नाम से भी पता चलता है कि काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कि ये सौंदर्य प्रसाधन में तो काम आया ही आया। तो जब सौंदर्य प्रसाधन की बात आए, तो आपको अच्छे से याद में रखना है कि कालीबंगा यहाँ पर है। उसके बाद में नगर नियोजन की भी अपन ने बात करी थी, जिसमें से मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की भांति यहाँ पर कालीबंगा में ही सूर्य से तपी हुई ईंटें प्राप्त हुई है, ठीक है? धूप में सुखाई हुई। इसके बाद में यहाँ पे मकान के दरवाजे 5 से 5.5 मीटर जो चौड़ी है, वो समकोण पर काटती हुई सड़कें भी प्राप्त हुई है। उसके बाद में कुएँ, नालियाँ आदि पूर्व योजना के अनुसार निर्मित की गई है, ये ध्यान में रखना है। और जो तत्कालीन मानव की जो नगर नियोजन और सफाई व्यवस्था, इसके बाद में पेयजल व्यवस्था आदि पर प्रकाश डालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? उसके बाद में आपको एक अच्छे से ये भी बात को ध्यान में रखना, मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा के घर की ईंटें कच्ची ईंटों से बनी हुए थे। जो घर है वो कच्ची ईंटों से बने हुए थे, यानी कि मोहनजोदड़ो में ईंटें पक्की हुई थी और कालीबंगा में कच्ची थी, ये अच्छे से याद में रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि प्राचीनतम कपास की खेती के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? कपास की खेती के अवशेष तो भी कालीबंगा आपको करना है, ठीक है? साथ ही मिश्रित जो भी खेती की जाती थी, जैसे गेहूँ, चना, इस प्रकार की खेती, मिश्रित खेती की गई थी गेहूँ और चना की, ये ध्यान में रखना, इसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है? उसके बाद में कालीबंगा से ही प्राप्त हल से अंकित रेखाएँ भी प्राप्त होती है, यानी कि दोहरा जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर इससे ये भी प्राप्त, मोहरों से भी एक तो देखो वृषभ की जो मूर्ति मिली है, या तस्वीरें अपन को मिले हैं, चित्र मिले हैं वृषभ के, उससे आप ये, और उसके बाद में यहाँ पर दोहरा जुता हुआ खेत भी प्राप्त हुआ है। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हो, या ये आप फैक्ट दिमाग में ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ पर बेल बेल का उपयोग भी किया जाता था, यानी कि जो हल जोतने के लिए बेल होते हैं, उसके उपयोग यहाँ पर होते थे। बारहसिंगा की अस्थियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई है, और बैलगाड़ी के खिलौने प्राप्त हुए, यानी कि बैलगाड़ी के खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो मिट्टी की बैलगाड़ी के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ से बैल प्राप्त हुआ, वहीं से बैलगाड़ी भी प्राप्त हुई है, ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर पशु बलि दी जाती थी, ये भी अच्छे से ध्यान में रखना। उसके बाद में दुर्ग की स्थिति के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पर एक विशाल दुर्ग था, जो कि दोहरी प्राचीर से घिरा हुआ सुरक्षात्मक था, ये अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है? तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों कि
कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम 1961 से 69 के बीच में किया गया था, तो बीबी लाल व बीके थापर के निर्देशन में किया गया था। ये अपन को अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो काली चूड़िया। क्या होता है? काली चूड़िया होता है। ये अपन को अच्छे से याद में रखना है। या देखो, काली चूड़िया, काली मृदबाण, काली मिट्टी, काली मूर्तियां। तो काली बंगा का तात्पर्य है चूड़ी। क्या है? चूड़ी। ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अमलानंद घोष ने 1951-52 में सर्वप्रथम किस सभ्यता की खोज की थी? तो सर्वप्रथम उन्होंने की थी कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। अब मेरे हिसाब से मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी है, और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, और बाकी प्रश्न तो आते ही रहेंगे और आगे भी अपन देखते रहेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने संपूर्ण कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको बताया है। बाकी आप तो जानते हैं कि जो जीके है वो अथाह है, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुसार इससे बाहर प्रश्न नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पशु परिचर, रीड, बीएसटीसी, एलडीसी सेकंड ग्रेड वाले, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और ग्रेड सेकंड वाले अच्छे से देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% वहाँ पे बनता ही है, और रीट वाले भी देखना ही है, ठीक है। और दोस्तों, मैं आपसे यही ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं अपने वीडियो को और अच्छे से बेहतर बना सकूँ, और आप लोगों के लिए मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार कर सकूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिल